चलिए जी, लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग में मैंने स्टार्ट कर तो दी है, अब देखें कि इसका क्या बनता है। खैर बहरहाल, तो मैं पहले कुछ थोड़ा सा प्रीवियस आप लोगों को रिकॉल करवा दूं। लास्ट टाइम जो है वो हमने मेथड्स पर हमने बात करना शुरू की थी, और मेथड्स को जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेथड्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, फिर पैरामीटर्स वगैरह के मुतालिक हमने बात की थी। ये सारा कुछ हम जो है वो एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम देख चुके हैं। तो मैं इसको ज़रा क्विकली गो थ्रू करवा रहा हूँ, क्विकली, ठीक है। मैं ओके, तो मेथड्स का चैप्टर जी, यहाँ पे वो आपको एक प्रॉब्लम एक दे रहा है आपको, फॉर योर मोटिवेशन अबाउट दिस टॉपिक एंड लेक्चर। ओके, तो यहाँ पर आपको वो एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपको सम करना हो कुछ इंटीजर वैल्यूज़ का, तो वो आप फॉर एग्जांपल वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं आपकी, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 टू 10। 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ का आपने सम करना है, या आपने 10 टू 20 तक का सम करना है, 35 टू 45 का सम करना है, या आप किसी भी रेंज में कोई नंबर्स आप लेके आप उनका सम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दी। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक का अगर आप सम करना चाह रहे हैं, तो 1 से लेकर 10 तक का सम करने के लिए आप एक लूप लगा लें, और एक लूप लगा के आप जो है वो उन वैल्यूज़ का आप सम कर सकते हैं। जिसके अंदर आपने एक लूप लगा ली जिसको आपने 1 से स्टार्ट कर दिया और 10 तक ले गए, और आपने तमाम वैल्यूज़ का सम कर लिया। तो ये वाली जो लूप है बेसिकली, ये आपको 1 से लेकर 10 तक के तमाम वैल्यूज़ का सम करके दे रही है। फिर 20 से लेकर 30 तक का सम चाहिए था, तो आपने फिर से एक लूप लगा ली जो 20 से लेकर 30 तक चल रही है, और आपने फिर से एक दफ़ा सम करा लिया। और फिर एक और आपको सम चाहिए था जो 35 से 45 तक का था, तो आपने एक और लूप लगा ली जो 35 से 45 तक चल रही है, और आपने सम करवाया और सम को प्रिंट कर दिया। यानी कि आपने इन डिफरेंट रेंज की वैल्यूज़ का सम करवाने के लिए आपने 3 अलग अलग लूप्स जो हैं वो आपने लगाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कोई इतना कन्वीनियंट वे नहीं है, क्योंकि अगर आप मज़ीद प्रॉब्लम्स को अगर आप बढ़ाते जाएं, आपके पास पाँच पाँच जो हैं वो रेंजेस और आ गई हैं, 5-7 रेंजेस और आ गई हैं, आपने उनका भी सम करवाना, तो आपको अलग अलग लूप्स लगानी पड़ेंगी, जो कि डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। तो आप अलग अलग आप लूप लगा के करना आपके लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या बता रहा है? अब इसका सोल्यूशन आपको ये बता रहा है कि आप एक बजाय इसके कि आप अलग अलग लूप्स लगाएं, आप जो है वो आप एक फंक्शन बना लें, आप एक मेथड बना लें। जिस मेथड को उसने रखा है पब्लिक स्टैटिक, इसके मुतालिक हम पहले बात कर चुके हैं। पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है। इंट उसकी रिटर्न टाइप आ गई, मेथड का नेम उसने सम रख दिया, जिसको दो वैल्यूज़ पास करवा रहा है I1 एंड I2, और फिर सम को उसने यहाँ पे 0 के साथ इनिशियलाइज़ करवाया, और आगे वो कहता है फॉर इंट I इक्वल्स टू I1 और I लेस देन और इक्वल्स टू I2 तक लूप चला रहा है, I1 से लेकर I2 तक लूप चला रहा है। यानी कि लूप यहाँ से शुरू होगी और सेकंड नंबर जो है वहाँ तक हमारी लूप जो है वो एंड हो जाएगी, और उन तमाम वैल्यूज़ का जो है वो सम करता जा रहा है, और आखिर में उसने सम को रिटर्न कर दिया। अब वो इस मेथड को 3 दफ़ा कॉल कर रहा है। सम को कॉल किया एक दफ़ा, जब उसने सम को कॉल किया तो वो यहाँ पे वैल्यूज़ पास करवा रहा है 1 एंड 10। तो 1 जो है वो I1 को मिल जाएगा सर जी। सर हमें तकरीर नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर। सर हमें हो रही है। आपको हो रही है शो? यस सर। हाँ, स्क्रीन तो मैंने शेयर कराई हुई तो है। किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही, ज़रा चैट में मुझे बता दें या हैंड रेस कर दें। 28 को शो नहीं हो रही स्क्रीन। और किसको शो नहीं हो रही जी? सर मैं गेम ज्वाइन करूँ लैपटॉप।
या मेरे साथ कोई जी इशू कर है? लें आप। ओके, तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि अब उसने ये फंक्शन कॉल कर लिया जी, और कॉल एक दफ़ा किया, यहाँ पर वो एक दफ़ा कॉल कर रहा है और उसके बाद वो दोबारा कॉल कर रहा है अगली वैल्यूज़ के लिए। फिर उसने कॉल कर लिया 20 के लिए, तो 20 जो है वो I1 को मिल जाएगा और 30 की वैल्यू जो है वो I2 को मिल जाएगी। फिर अगली दफ़ा ये लूप चलेगी 20 से लेकर 30 तक। फिर अगली दफ़ा ये 35 और 45 के लिए लूप चल जाए, ये वैल्यूज़ पास होंगी इस मेथड को, और फिर ये लूप चल जाएगी 35 से 45 तक। तो अब ये एक ज़रा फ्लेक्सिबल और एक कन्वीनियंट वे बन गया कि अब आपने एक ही मेथड बनाया और आप उस मेथड को बार बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि एक मेथड को आप मल्टीपल टाइम आप कॉल कर सकते हैं। यही मेथड को बनाने का, यूज़ करने का, यही जो है वो एक एडवांटेज है, रीयूजेबिलिटी है। रीयूजेबिलिटी कि आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। लिखा आपने एक दफ़ा और आप उसको बार बार जो है वो आप उसको रीयूज़ कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ गया जी। मेथड को कैसे आपने डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मेथड की डेफिनेशन आ रही है। मेथड की डेफिनेशन में आपने आगे बाद दो चीज़ें होती हैं, एक मेथड को आपने डिफाइन करना, दूसरी साइड पे आप इन्वोक कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। ये डिफाइन आ गया कि मेथड करेगा क्या, क्योंकि डेफिनेटली जब आप मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अब वो मेथड क्या एक्शन परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने उसके अंदर क्या कोडिंग की हुई। ठीक है, तो ये आप मेथड डिफाइन कर रहे हैं, जैसे उसने यहाँ पर एक मैक्स का मेथड ले लिया, मैक्स इंट num1 num2, उसने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक रिजल्ट ले लिया इंट रिजल्ट इफ num1 ग्रेटर देन num2 देन रिजल्ट इक्वल्स टू num1 एल्स रिजल्ट इक्वल्स टू num2। यानी कि सिर्फ वो दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहा है और जो भी ग्रेटर है वो रिजल्ट को असाइन कर रहा है और फिर रिजल्ट को रिटर्न करवा रहा है। ये हो गया हमारे पास मेथड की डेफिनेशन। और यहाँ पर हमारे पास मेथड कॉल हो रहा है। मेथड है हमारे पास मैक्स को उसने कॉल किया उसके नेम के साथ, दो वैल्यूज उसने पास कर दी एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू जो है वो कॉपी होकर, एक्स की वैल्यू कॉपी होकर num1 में जाएगी और y की वैल्यू जो है वो कॉपी होकर num2 में चली जाएगी। वैल्यूज़ इनकी कॉपी हो रही होती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ कॉपी होकर चली जाएंगी और आगे मेथड जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा। ये यहाँ पर आपको यही चीज़ बता रहा है। पब्लिक और स्टैटिक जो है ये दो मॉडिफायर्स आ गए, इंट रिटर्न टाइप आ गई, मैक्स मेथड का नेम आ गया, इंट num1 num2 की आपके पास पैरामीटर्स लिस्ट है जिसको आप फॉर्मल पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। ये मेथड की बॉडी है, ये रिटर्न टाइप आ गई। और यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ मेथड सिग्नेचर की, कि मेथड सिग्नेचर जो है वो क्या होता है। मेथड सिग्नेचर बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, एक जिसको हम कहते हैं मेथड नेम और दूसरा है हमारे पास उसके पैरामीटर्स की लिस्ट। ये है मेथड सिग्नेचर, इसको मेथड सिग्नेचर कहते हैं। रिटर्न टाइप सिग्नेचर में नहीं आती, ये भी मैंने लास्ट टाइम में मैंने आपको बात बताई थी। और यहाँ पे वो मेथड उसी तरह से हमारा इन्वोक करवाया जा रहा है राइट साइड के ऊपर। मेथड सिग्नेचर इज अ नेम एंड द पैरामीटर्स लिस्ट। ठीक है, ये यही चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको बता रहा है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बता दी। और ये आपके पास जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो मेथड की डेफिनेशन के अंदर होते हैं, और जो कॉल के अंदर होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जो कॉल में आ रहे हैं वो एक्चुअल हैं, एक्स एंड वाई ये एक्चुअल है। ठीक है, ये कॉल में आ रहे हैं। और जो मेथड की डेफिनेशन में आ रहे होते हैं जैसे num1 एंड num2 ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, तो इनका जो है वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा और बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हाँ ओके, उसके बाद ये एक्चुअल पैरामीटर्स की बात कर रहा है, जहाँ पे कॉल में आते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर आ रहे होते हैं। वैल्यू रिटर्न करवाई जा सकती है, आप लोग जानते हैं कि मेथड वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैक्सिमम एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू उस वेरिएबल को मिल जाएगी जिस वेरिएबल को आपने मेथड कॉल करते वक्त आपने असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले यूज़ किया है। यानी जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो जी में चली जाएगी, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी।
तो आप मेथड से वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपने उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखी हुई है तो डेफिनेटली फिर वो मेथड आपकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा। कॉलिंग अ मेथड, और आगे वो आपको एक प्रोग्राम कह रहा है, उसको आप डेमो ले सकते हैं, आप उसको चला के आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कोई प्रोग्राम जो है वो आप मेथड का आप खुद से ही कोई सिंपल सा आप बना लें। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वाला दे रहा है, आप मैक्स का प्रोग्राम बना लें, ठीक है। या आप एक मेथड बनाएं जो जिसको आप एक नंबर पास करें और वो मेथड आपको ये उसका रिवर्स रिटर्न कर दे। मेथड आपको उस नंबर का रिवर्स रिटर्न कर दे, आप रिवर्स रिटर्न करा लें। या आप एक मेथड को जो है वो दो नंबर्स पास करें और मेथड उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र रिटर्न करवा दे। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो है वो डिफरेंट टास्क आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप लोग ये करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने एटलीस्ट 5 to 6 प्रॉब्लम्स जो है वो मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो आप बना लेंगे। वो मे बी आप लोग खुद से कर लें या मैं आप लोगों की शायद LMS पे मैं फिर आप लोगों की कोई अपलोड कर दूंगा। कॉलिंग अ मेथड तो ये सिंपल ही है, मेरे ख्याल से यहाँ से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि मेथड को आप जब इन्वोक करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैक्स का मेथड है, ये वही बातें ही हैं कि आई की वैल्यू जो 5 जो थी ये कॉपी होकर आई की वैल्यू कॉपी होकर चली जाएगी पहले फॉर्मल पैरामीटर के पास, यानी कि num1 की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी और j की वैल्यू 2 जो है वो कॉपी होकर num2 को मिल जाएगी। वैल्यूज़ कॉपी होकर चली जाती हैं, फिर आगे कंपैरिजन हो रहा है। अब num1 डेफिनेटली ग्रेटर है तो रिजल्ट को जो है वो 2 मिल जाएगा, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो रिजल्ट को 2 मिल जाएगा, वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा और रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि 2 रिटर्न कर देगा और 2 रिटर्न होकर k में आ जाएगा। और आगे वो प्रिंट करवा रहा है कि द मैक्सिमम नंबर बिटवीन i एंड j, i का मतलब 5 और j का मतलब 2, कि मैक्सिमम नंबर बिटवीन 5 एंड 2 इज़ 5। तो वो आपको ये प्रिंट कर देगा। ये आपको यहीं पर इसकी एग्जीक्यूशन भी करके दिखा रहा है जी। i5 है, j2 है और मैक्स को i और j पास किया, ये वैल्यूज़ कॉपी होकर चली जाएंगी num1 num2 के पास। एक रिज़ल्ट वेरिएबल आ गया, कंपैरिजन हुआ, 5 इज़ ग्रेटर देन num2 यानी कि 2, तो रिज़ल्ट को जो है वो 5 मिल जाएगा और रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 5 रिटर्न होकर k को मिल जाएगा और उसके बाद आपके ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताई जा रही है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में आपको बताई थी कि देखें यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो हमारे मेथड की रिटर्न टाइप है वो है इंट। इसका मतलब ये है कि मेथड एक इंटीजर वैल्यू लाजमी तौर पर रिटर्न करेगा। अब आप रिटर्न करवा तो ज़रूर रहे हैं, इधर भी रिटर्न स्टेटमेंट है, इफ़ के साथ एक रिटर्न स्टेटमेंट है, फिर एल्स इफ़ पहले से को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ n greater than 0 return 1, else if n equals to 0 return 0, else if n less than 0 return -1। अब आप जो भी नंबर एंटर करें वो डेफिनेटली इनमें से किसी एक कंडीशन में आ रहा होगा, या तो वो नंबर 0 से ग्रेटर होगा या 0 होगा या लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसके अलावा और चौथी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स आप लगा रहे हैं, क्योंकि ये आप तमाम के तमाम रिटर्न स्टेटमेंट्स इफ़ के साथ लगा रहे हैं, अब वो यहाँ पर कंपाइलर के लिए एक प्रॉब्लम आ जाएगा। कंपाइलर ये समझेगा, एज्यूम करेगा कंपाइल टाइम पर कि भाई अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर मैं क्या रिटर्न करूँगा। अब कंपाइलर को ये तो नहीं पता कि भाई कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो इनमें से किसी भी कंडीशन को पूरा ना कर रहा हो, हर नंबर इनमें से किसी एक कंडीशन को लाज़िमी तौर पर पूरा कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट इफ़ के साथ एसोसिएट हो गई हैं तो और आपने ऊपर रिटर्न टाइप में लिखा है कि मेथड एक वैल्यू लाजमी तौर पर रिटर्न करेगा, अब वो एक समझेगा कि भाई अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाए और ये भी फॉल्स हो जाए और अगर ये भी फॉल्स हो जाए तो फिर मैं क्या रिटर्न करूँगा, फिर तो मेरे पास रिटर्न करने का कुछ होगा ही नहीं। तो अब आपको यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर देगा, वो कहेगा नहीं ये कोड ठीक नहीं है, इस कोड को आप सही करें। तो अब इसका अल्टरनेटिवली जो आपको कोड बता रहा है वो राइट साइड पे बता रहा है इफ़ n ग्रेटर देन 0 रिटर्न 1, इफ़ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न 0, एल्स रिटर्न 1 -1 सॉरी,
एल्स में उसने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे ये कंडीशन के बगैर ही उसने खाली एल्स लगा दिया। अब कंपाइलर के लिए कोई मसला नहीं, वो कहेगा कि अच्छा कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर मेरे पास एक एल्स की ऑप्शन है, फिर मैंने एल्स रिटर्न कर देना। अब उसके लिए कोई इशू नहीं होगा, और अब आपका वो कोड जो है वो खुशी खुशी कंपाइल कर देगा। ओके, रीयूज मेथड्स फ्रॉम द अदर क्लासेस। आप डिफरेंट क्लासेस के मेथड्स को जो है वो आप इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई क्लास बनाई हुई है और अगर आपने उसके मेथड को इन्वोक करवाना है तो आप क्लास का नेम लिखेंगे, साथ जो है मेथड का नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे वो आपको लिख के बता रहा है testmax.max, testmax क्लास का नेम है और max जो है वो मेथड है। आप इस तरह से किसी और क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये बात आप लोग सब जानते ही हैं कि जब भी मेथड्स को कॉल किया जाता है तो उसके पीछे जो है वो स्टैक हमारा यूज़ हो रहा होता है, स्टैक। तो स्टैक को किस तरह से जो है वो यूज़ हो रहा होता है, स्टैक एक आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में वर्क कर रहा होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्लेट्स का स्टैक है। प्लेट्स का स्टैक का क्या मतलब है कि आपने एक प्लेट रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, इसके ऊपर आपने एक और प्लेट रख दिया, ठीक है, आपने उसके ऊपर एक और प्लेट रख दी है, फॉर एग्जांपल ये प्लेट्स का स्टैक बन जाएगा। अब अगर आपने कोई मज़ीद नई प्लेट रखनी है तो वो आप बिल्कुल टॉप पर रखेंगे, और अगर आपने कोई प्लेट उठानी है तो आप टॉप से उठाएंगे। ये जो ऑर्डर है लास्ट इन फर्स्ट आउट के, जिस प्लेट को आपने लास्ट में रखा था सबसे पहले आप उसको उठा रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो भी इसको कहा जाता है, LIFO, लाइफो। तो स्टैक जो है वो लाइफो ऑर्डर के अंदर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ लास्ट में आइटम आया सबसे पहले वो आउट होगा। और स्टैक के ऊपर दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक पुश का ऑपरेशन होता है, दूसरा पॉप का ऑपरेशन होता है। पुश मतलब स्टैक में डाटा डालना, और पॉप मतलब स्टैक में से डाटा को उठाना या रिट्रीव करना। तो अब यहाँ पर देखें कि स्टैक किस तरह से हमारा यूज़ हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो मेन मेथड था, ये लास्ट वाले एग्जांपल को ही यहाँ पे स्टैक में इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है, जिसके अंदर उसने मैक्सिमम फाइंड करना था। तो एक हमारे पास मेन मेथड है, और मेन मेथड के जो वेरिएबल्स हैं वो स्टैक में पड़े हुए हैं। 3 वेरिएबल है, I, J एंड K, 3 वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ 2 में डाटा है, 1 में डाटा नहीं है। उसके बाद मैक्स को कॉल किया गया। जब मैक्स को कॉल किया गया तो स्टैक में जो हमारा मेन मेथड था, मेन मेथड के ऊपर एक मैक्स वाला मेथड भी आ गया और उसके वेरिएबल्स भी आ गए। ये मैक्स के वेरिएबल हैं, num1 एंड num2, इनकी वैल्यूज कॉपी होकर इधर आ रही हैं। I की वैल्यू कॉपी होकर जो है वो num2 में जा रही है, J की वैल्यू कॉपी होकर num2 में जा रही है, और I की वैल्यू जो है num1 में जा रही है। उसके बाद जब ये मेथड हमारा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट वाला जो वेरिएबल जो था उसको 5 मिल गया, और 5 जो है वो रिटर्न होकर जो है वो K को मिल रहा है, ठीक है ना। 5 जो है वो रिटर्न होकर K को मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टैक में आया मेन मेथड के ऊपर हमारे पास मैक्स का मेथड, और जब मैक्स की एक्टिवेशन कंप्लीट हो गई, जब मैक्स की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, और मैक्स जो है वो यहाँ पर स्टैक में से निकल गया, पॉप हो गया। जब किसी मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो स्टैक में फिर अवेलेबल नहीं रहेगा। अब जो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्टैक में है, जैसे कि मेन है, और जब मेन भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे क्या कह रहा है, स्टैक इज एम्प्टी, फिर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, इसलिए स्टैक में सबसे पहले मेन होगा, और उसके बाद फिर जो आप मेथड कॉल करते जाएंगे वो स्टैक में मेन से ऊपर आते जाएंगे। अगर सपोज करें कि आपने मैक्स से आगे कोई और मेथड कॉल किया होता तो वो मैक्स के भी ऊपर आ जाता। स्टैक बनता जा रहा है, जैसे मैंने प्लेट्स के स्टैक की बात की कि एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, उसके ऊपर एक और प्लेट, तो इसी तरह से यहाँ पे एक मेथड, उसके ऊपर एक और मेथड, उसके ऊपर एक और मेथड, उसके ऊपर एक और मेथड, एंड सो ऑन। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, हमारा लेक्चर का टाइम कब तक चलेगा आज? 9:15 से 10:30 बजे तक मेरे ख्याल से। 10:30 का मतलब ये है कि 50। अच्छा चलेंगे, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है तो मैं 5 मिनट तक मैं इसका ये क्लोज़ करके, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट आपको लिंक, बल्कि लिंक देखें, स्टूडेंट आज भी लिंक की बात कर रहे थे कि लिंक सेंड कर दें। लिंक मेरा चेंज नहीं होता, मेरा वही एक ही
ये जो पर्सनल रूम है मेरा, ये उसका लिंक है, और वो सेम ही रहता है हमेशा हर बार लिंक, इसीलिए मैं सम टाइम आपको बस ज्वाइन का मैसेज कर देता हूँ, या उसी को मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई इसको आप ज्वाइन कर लें, तो वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो खैर बहरहाल आगे चलते हैं। ट्रेस कॉल स्टैक, ये वही चीज़ आ रही है जी। ठीक है, वो स्टैक में आपको बता रहा है कि किस तरह से मेथड को जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो कैसे सारा कुछ चल रहा होता है। अभी मेन मेथड है तो मेन मेथड का वेरिएबल आई जो है वो स्टैक में पड़ा हुआ है। उसके बाद जे स्टैक में आ गया, फिर के आ गया, लेकिन के एम्प्टी है, के में भी वैल्यू नहीं मिली क्योंकि अभी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। मैक्स की कॉल आ गई, जैसे मैक्स की कॉल आई तो मैक्स के वेरिएबल स्टैक में आ गए, नम वन नम टू आ गए, और आई और जे की वैल्यू कॉपी होकर नम वन एंड नम टू में आ गई। एक नया वेरिएबल रिजल्ट का बना, कंडीशंस चेक हुई, रिजल्ट को 5 मिला, वैल्यू रिटर्न हुई, जैसे वैल्यू रिटर्न हुई तो अब देखें के को वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब वैल्यू के को जो है वो 5 मिल चुकी है, और वो वैल्यू रिटर्न होकर इस इधर के में जो है वो आ चुकी है। और अब वो आगे क्या कर रहा है, अब वो उसको प्रिंट करवा रहा है। जैसे ही प्रिंट की स्टेटमेंट पर आया तो यहाँ पे देखें उसने मैक्स की वेरिएबल्स को ख़त्म करा दिया, क्योंकि मैक्स की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। मैक्स इज़ नो मोर अवेलेबल इन स्टैक, अब उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक हो गया, ये वो कहता है कि आप इसको बनाएं और उसको रन करें, तो आप भी लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बनाएं और इनको रन करें। ओके, पासिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स अगर आपने पास करने हैं तो वो आप कैसे पास करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, आप किसी भी टाइप के पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो एक मेथड बना रहा है जिसका नाम रख रहा है n print ln। इसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है और दूसरा इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, और एक लूप चला रहा है 0 से लेकर n तक। ठीक है, n हमारा ये वाला वेरिएबल है, तो ये लूप चल रही है हमारी 0 से लेकर लेस देन n तक, जो भी n की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर वो मेथड को कॉल कर रहा है n print ln, इसको पास कर रहा है वेलकम टू जावा, तो ये मैसेज चला जाएगा इस स्ट्रिंग के पास वेलकम टू जावा, और 5 जो है ये कॉल होकर चला जाएगा n के पास। और अब ये लूप 5 टाइम चलेगी 0 से लेकर लेस देन 5 तक, यानी कि 0 से 4 तक, और मैसेज प्रिंट होता जाएगा। मैसेज में क्या था, वेलकम टू जावा, टू 5 टाइम जावा, वेलकम टू जावा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस 15 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा आगे, कैन यू इन्वोक द मेथड यूजिंग 15, और कंप्यूटर साइंस को बाद में कर लें, 15 को पहले कर लें, क्या आप ऐसे इसको मेथड को कॉल कर सकेंगे या नहीं, कोई बताएगा मुझे। लास्ट वाली कॉल वैलिड है या नहीं है। सर क्वेश्चन रिपीट फिर करना। डाटा टाइप चेंज होंगी, मुझे समझ नहीं लगी। फिर डाटा टाइप इंटेंट पहले स्ट्रिंग मैसेज वाली लाइन बाद में होगी, जैसे हाँ, ऊपर फिलहाल लिखी हुई है। आप इस मेथड डेफिनेशन के साथ आप इसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। आपको पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग ही रखना होगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू रखनी होगी, क्योंकि ऊपर मेथड की डेफिनेशन में ये है कि आप पहले एक स्ट्रिंग पास करेंगे और उसके बाद फिर आप जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो सारा हमारा पिछला काम ही चल रहा है। पास बाय वैल्यू, दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स वैल्यूज पासिंग वैल्यूज़ टू अ मेथड। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब आप मेथड को कॉल करते हैं तो वैल्यूज़ कॉपी होकर चली जाती हैं। किसकी वैल्यू कॉपी होती हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ कॉपी होकर फॉर्मल पैरामीटर में आ जाती हैं। तवज्जो से सुने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ कॉपी होकर फॉर्मल पैरामीटर्स में आ जाती हैं, और फिर उसके बाद अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स में चेंज नहीं होता। फॉर्मल में चेंज करने से एक्चुअल चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे अभी आगे की एग्जांपल आएगी, और या प्रीवियस एग्जांपल कोई मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको कि हमने यहाँ पे मेथड, मेन मेथड है, मेन के अंदर आई और जे, आई की वैल्यू 5 और जे की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करके देख लें, आई और जे को अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लें, अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दूँ तो वो 5 और 2 प्रिंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने मेथड को कॉल कर लिया, आई और जे को हमने पास कर लिया, आई की वैल्यू
कॉपी होकर num1 में आ गई और j की वैल्यू कॉपी होकर num2 में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर num1 और num2 को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज करें मैं इफ़ लगाने से पहले मैं कह देता हूँ कि जी num1 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10 एंड num2 इक्वल्स टू 100, सपोज करें कि मैंने अगर ये स्टेटमेंट कर भी दी, तो जब आप इस मेथड को कॉल करने के बाद अगर आप दोबारा इसको प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पे हम जाके उसे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 और 2 ही प्रिंट होंगे, i और j की वैल्यू 5 और 2 ही प्रिंट होंगे। फॉर्मल पैरामीटर में जब आप वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं तो उससे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैल्यूज़ कॉपी होके जाती हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ कॉपी होकर फॉर्मल पैरामीटर्स में जाती हैं, और अगर आप फॉर्मल में चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअल में चेंज नहीं होता। ओके, ये तो वही चीज़ें सारी की सारी वही चल रही हैं हमारी। और ये कन्वर्जन यहाँ पे करवा रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से पूछा तो नहीं, बल्कि आप लोगों ने तो कन्वर्जन्स की हुई हैं, आप लोग तो ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं। डीएलडी के अंदर आपने कन्वर्जन्स पढ़ी हुई होंगी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन है, तो वो आपको यहाँ पे तरीका बता रहा है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, टाइम मेरा काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस लेक्चर ही रिपीट या रिवाइज कर रहा हूँ। ओवरलोडिंग क्या होती है जी? ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप ओवरलोडिंग मेथड कि आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं एक ही नाम के, दो या दो से ज़्यादा मेथड्स एक ही नाम के हो सकते हैं, लेकिन उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। और सिग्नेचर में क्या आते हैं? सिग्नेचर में आते हैं आपके पास पैरामीटर्स की लिस्ट, नेम एंड पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, दो चीज़ें आती हैं। जैसे वो यहाँ पर एक मैक्स का मेथड बना रहा है जिसको दो डबल नंबर पास कर रहा है, डबल, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं मेथड कि जिसमें आप दो इंटीजर्स पास कर रहे हों या तीन पास कर रहे हों, ठीक है। तो एक ही नाम के आप मल्टीपल मेथड्स आप बना सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए, उनके सिग्नेचर सेम नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहाँ पर एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन का जिक्र हो रहा है। एम्बिग्यूअस इन्वोकेशन का क्या मतलब है? एम्बिग्यूअस कहते हैं कि जो चीज़ क्लियर ना हो, और इन्वोकेशन मतलब मेथड को इन्वोक करना। जब मेथड के सिग्नेचर जब डिफरेंट होते हैं, तो जब आप कोई मेथड कॉल करते हैं तो जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है वो उसके सिग्नेचर को देख के डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। अच्छा, ये लेक्चर का ना इसका टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से आप इसी को रीज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।